क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। स्टेट गिविंग रीजन वेदर द करंट रेशियो विल इम्प्रूव और डिक्लाइन और विल हैव नो इफेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ करंट रेशियो इज 2:1। देखिए यहाँ पर आपको करंट रेशियो दिया कंपनी का, प्रेजेंट में करंट रेशियो है 2:1। इसके बाद कंपनी ने ये ट्रांजेक्शन किए हैं। आपको ये बताना है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद करंट रेशियो पर क्या इफेक्ट आएगा। वो इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव मतलब बढ़ जाएगा, डिक्लाइन होगा या नो इफेक्ट मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को मैं आपको एक बड़े आसान तरीके से सिखाऊंगा अकाउंटिंग इक्वेशन वाले मेथड से। देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन आपने क्लास 11th में चैप्टर किया था और उसमें हम ये देखते थे कि हर एक ट्रांजेक्शन का एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो हम इसको भी उसी मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम एक एजम्पशन लेते हैं कि जो प्रेजेंट में कंपनी का करंट रेशियो है वो आपको दिया है 2:1। देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, जो कि आपको दिया हुआ है 2:1। 2:1 मतलब 2/1। अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि 2 और 1 के रेशियो में कोई अमाउंट ले लेते हैं। जैसे करंट एसेट अगर 2 रुपये होगी तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 1 रुपया। तो हम एक काम करते हैं, करंट एसेट मान लेते हैं 2 लाख और करंट लायबिलिटीज मान लेते हैं 1 लाख। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, बस वो 2 और 1 के रेशियो में होना चाहिए। तो अब हमें पता चल गई कि प्रेजेंट में कंपनी की करंट एसेट 2 लाख रुपए है और करंट लायबिलिटीज हैं 1 लाख रुपए। अब हम हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट देखेंगे कि उस ट्रांजेक्शन की वजह से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आता है, वो बढ़ती है या घटती है। फिर हम रेशियो निकालेंगे आफ्टर गिविंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहला देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए वाला कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स। देखिए प्रेजेंट में कंपनी की करंट एसेट 2 लाख है, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है। अब कंपनी ने ट्रेड पेबल्स को कैश पे किया है। तो देखिए इससे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा। एक तो ट्रेड पेबल्स का पेमेंट किया है तो ट्रेड पेबल्स कम हो जाएंगे। मान लीजिए 50,000 का पेमेंट किया, कितने का भी आप अमाउंट मान सकते हैं। एक तो ट्रेड पेबल्स कम हो गए, दूसरा पेमेंट में कैश दिया होगा तो दूसरी तरफ कैश कम हो गया। तो देखिए ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी में से 50,000 कम हो गए और कैश क्या है, करंट एसेट है तो ऊपर करंट एसेट लिखा है उसमें से 50,000 कम हो गए। तो अब आप देखिए हमारी करंट एसेट्स कितनी बची हैं, 1,50,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी बची हैं, 50,000। रेशियो कितना आ गया, 3:1। तो आप देख रहे हैं ओरिजिनल रेशियो है 2:1 और अब हो गया वो 3:1। तो इसका मतलब रेशियो इंप्रूव हुआ है। अब ये रेशियो इंप्रूव हुआ है तो इसका रीजन क्या है ये भी हमें बताना पड़ेगा। देखिए रीजन आपको यहां क्लियरली दिखाई दे जाएगा। आप देखिए करंट एसेट पहले कितनी थी, 2 लाख, अब हो गई 1.5 लाख। करंट लायबिलिटीज 1 लाख थी, अब हो गई 50,000। इसका मतलब दोनों ही इक्वल अमाउंट से कम हो रहे हैं। तो हम रीजन में लिख देंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज डिक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट। ये हमारा रीजन हो गया। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से करने से बड़ा इजीली आंसर आ भी जाता है और लॉजिकली ये समझ में भी आ जाता है। तो अब हम बी वाला देखेंगे। बी में क्या कहा है, बिल्स पेबल डिस्चार्ज। देखिए बिल्स पेबल डिस्चार्ज कर दिए। बिल्स पेबल मतलब जो हमारे ऊपर बिल लिखे गए हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिन्हें हमने एक्सेप्ट किया है, जो कि हमारे लिए लायबिलिटी है, उसको डिस्चार्ज मतलब हमने पेमेंट कर दिया। तो पहले तो हम एसेट और लायबिलिटी पहले कितनी थी, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, वो लिख लेते हैं। इसके बाद अब ये ट्रांजेक्शन किया है। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पर हम इफेक्ट देखेंगे। एक तरफ तो हमारे बिल्स पेबल कम हो गए, कितने से कम हुआ, आप कोई भी अमाउंट ले लीजिए, 50,000 ले लेते हैं। और दूसरी तरफ बीपी आप डिस्चार्ज करेंगे तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तो एक तरफ हमारा कैश कम हो गया। तो देखिए जो बीपी कम हुए, बीपी हमारी करंट लायबिलिटी है तो करंट लायबिलिटी में से 50,000 कम हो गए और दूसरी तरफ कैश चला गया, कैश कम हुआ है, कैश हमारी करंट एसेट है तो करंट एसेट में से भी 50,000 कम हो गए। तो हमारी करंट एसेट अब रह गई है इस ट्रांजेक्शन के बाद 1.5 लाख और करंट लायबिलिटीज 50,000। तो रेशियो कितना आएगा, 3:1। तो आप देख रहे हैं पहले 2:1 था और 3:1 हो गया, इसका मतलब रेशियो इंप्रूव हो रहा है। अब हम रीजन लिखेंगे। देखिए रीजन बिल्कुल वही है जो ऊपर था, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही इक्वल अमाउंट से डिक्रीज हुई हैं।
करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज डिक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट। इसके बाद हम सी वाला पॉइंट करेंगे। देखिए सी वाले पॉइंट में दिया है बिल्स रिसीवेबल इंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर। तो हम पहले तो अपना ओरिजिनल जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है वो लिख लेते हैं, 2 लाख और 1 लाख रुपए। अब देखिए कंपनी ने बिल्स रिसीवेबल को इंडोर्स किया है अपने क्रेडिटर्स के फेवर में। तो बिल रिसीवेबल एसेट है, तो अगर बिल रिसीवेबल क्रेडिटर्स के फेवर में इंडोर्स कर दिए जाएंगे तो बिल रिसीवेबल कम हो जाएंगे। तो मान लीजिए 80,000 रुपए के बिल रिसीवेबल थे जो कि हमने अपने क्रेडिटर्स के फेवर में इंडोर्स किए हैं। तो एक तरफ तो जो बीआर हैं वो कम हो जाएंगे जो कि हमारी एसेट है, और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स के फेवर में हमने जब बिल इंडोर्स कर दिए तो अब हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे 80,000 रुपए से। तो अब देखिए जो बीआर है, ये बिल रिसीवेबल, ये करंट एसेट है, तो एक तरफ करंट एसेट कम हो गई, और दूसरी तरफ देखिए क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है। अब हमने उनके फेवर में बिल इंडोर्स कर दिए हैं, बीआर दे दिए हैं, तो अब वो हमारे क्रेडिटर नहीं रहे, तो क्रेडिटर्स कम हो गए 80,000 से जो कि करंट लायबिलिटी है। तो यहाँ आप देखिए करंट एसेट बची है 1,20,000 और करंट लायबिलिटीज बची हैं अब 20,000। तो हमारा रेशियो आ रहा है 6:1। तो देखिए पहले रेशियो था 2:1, अब हो गया है 6:1। तो इम्प्रूव हो रहा है, आंसर लिख देंगे इम्प्रूव। अब रीजन देंगे हम। देखिए रीजन में क्या लिखेंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही इक्वल अमाउंट से कम हो रही हैं। देखिए हम अमाउंट नहीं बता सकते क्योंकि अमाउंट तो हमने एज्यूम किया है, कोई भी अमाउंट हो आंसर यही आएगा कि रेशियो इम्प्रूव होगा। तो इधर हम लिख देंगे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट। अब हम डी वाला पॉइंट करेंगे। देखिए डी वाले पॉइंट में कहा है पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। पहले हम अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लिख देते हैं ट्रांजैक्शन से पहले वाला। अब देखिए जो फाइनल डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, डिविडेंड जब प्रपोज किया जाता है तब वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं होता है, तब तो उसे कंटिजेंट लायबिलिटी कहा जाता है क्योंकि वो डिविडेंड कंपनी ने केवल प्रपोज किया है। लेकिन जैसे ही कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है, जैसे ही डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने कह दिया कि भाई डिविडेंड देंगे, इसकी घोषणा कर दी, तो उसके बाद वो जो डिक्लेयर डिविडेंड है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाता है। उसे करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी सब हेड में दिखाया जाता है डिविडेंड पेएबल के नाम से। तो जब कंपनी ने डिविडेंड पेएबल का पेमेंट कर दिया, इसका मतलब जो डिविडेंड पेएबल नाम की लायबिलिटी है वो कम हो गई। तो एक तो वो कम हो गया, हम मान लेते हैं कोई भी अमाउंट, मान लीजिए 50,000 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ था जो कि कंपनी ने पे कर दिया। तो एक तो डिविडेंड पेएबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, दूसरा जब कंपनी डिविडेंड पे करेगी तो कैश तो जाएगा ही, तो 50,000 से कैश भी कम हो गया। तो ये जो डिविडेंड पेएबल है ये करंट लायबिलिटी है, इसका जब पेमेंट किया जाएगा तो फिर करंट लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, मतलब करंट लायबिलिटी कम हो गई। दूसरा कैश गया है, कैश करंट एसेट है, तो करंट एसेट में से भी 50,000 कम हो जाएंगे। आप कोई भी अमाउंट ले सकते हैं, मैंने 50,000 लिया, आप कोई भी अमाउंट लेंगे आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि हमें केवल डायरेक्शन पता करना है कि इम्प्रूव हुआ है या डिक्लाइन हुआ है। कितना इम्प्रूव हुआ है या कितना डिक्लाइन हुआ है ये हमें नहीं बताना है, क्योंकि हमें अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ देखिए अब इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारी करंट एसेट कितनी बची है, 1,50,000 और करंट लायबिलिटी बची है 50,000। तो हमारा रेशियो आ गया 3:1। तो देखिए यहाँ पर रेशियो पहले था 2:1 और अब हो गया है 3:1, मतलब रेशियो इंप्रूव हो रहा है। रीजन यहाँ भी वही है, आप देख रहे हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज दोनों ही 50,000 से कम हो रही हैं। तो रीजन हम लिख देंगे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी डिक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट। तो ये हमारा डी वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद हम करेंगे ई वाला पॉइंट। देखिए ई वाले पॉइंट में दिया है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर पहले हम अपना ओरिजिनल रेशियो लिख देते हैं, 2 लाख और 1 लाख करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब इन्होंने क्या किया है, स्टॉक परचेज किया है ऑन क्रेडिट। देखिए स्टॉक परचेज करेंगे तो एक तरफ तो स्टॉक बढ़ जाएगा, कितने का स्टॉक खरीदा, मान लीजिए 1 लाख का स्टॉक खरीदा, तो एक तरफ तो स्टॉक बढ़ गया, और दूसरी तरफ उधार खरीदा है, तो उधार खरीदेंगे तो जिस व्यक्ति से भी उधार खरीदेंगे, सप्लायर से खरीदेंगे, वो कंपनी का कौन बन जाएगा, क्रेडिटर। तो दूसरी तरफ क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 1 लाख रुपए से। तो आप देखिए स्टॉक करंट एसेट है, तो करंट एसेट 1 लाख से बढ़ चुका है, और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हैं, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, तो करंट लायबिलिटी भी 1 लाख से इंक्रीज हो गया।
तो अब हमारा करंट एसेट हो गई हैं 3 लाख, करंट लायबिलिटीज हो गई हैं 2 लाख, और रेशियो हमने निकाला तो आया 1.5:1। तो आप देखिए ओरिजिनल रेशियो क्या है 2:1, और इस ट्रांजेक्शन के बाद रेशियो क्या हो गया है 1.5:1। इसका मतलब रेशियो क्या हुआ है, डिक्लाइन, कम हो गया है रेशियो। अब हमें इसका रीजन देना कि भाई क्यों कम हो गया है, क्योंकि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही हैं। अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है, ये तो हमने केवल एज्यूम किया है कि इतने से ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट। अब हम एफ वाला पॉइंट करेंगे। देखिए एफ में दिया है बिल रिसीवेबल एंडोर्स्ड टू अ क्रेडिटर्स डिसऑनर्ड। देखिए पहले हम अपना ओरिजिनल रेशियो लिख देते हैं। अब आप पढ़िए, इसमें लिखा है कि बिल रिसीवेबल जो कि क्रेडिटर्स को इंडोर्स किए गए थे वो हो गए हैं डिसऑनर्ड। देखिए अगर आपका कोई बिल जो कि आपने अपने किसी क्रेडिटर को इंडोर्स किया हुआ है, आपको जो मिला था आपने उसे अपने क्रेडिटर के फेवर में इंडोर्स किया हुआ है, वो अगर डिसऑनर हो जाएगा तो जिस क्रेडिटर के फेवर में आपने बिल इंडोर्स किया है वो वापस आपका क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि बिल का पेमेंट तो हुआ नहीं। तो अगर आपने उसे मान लीजिए 50,000 रुपये का बिल दिया हुआ था जो कि आपको अपने किसी डेटर ने एक्सेप्ट करके दिया था, तो जैसे ही वो बिल डिसऑनर हो गया अब वो क्रेडिटर आपसे पैसे मांगेगा, तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। अब दूसरी बात, देखिए आपने ये बिल क्रेडिटर के फेवर में इंडोर्स किया है, ये आपके लिए बिल रिसीवेबल है। आपने जिस पर्सन पे ये बिल लिखा था उसने इस बिल का ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं किया, तो वो पर्सन जो कि ड्रॉई है जिस पर कि आपने बिल लिखा था वो वापस आपका डेटर बन जाएगा। तो दूसरी तरफ डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे 50,000 से। तो क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा क्योंकि बढ़ गए हैं क्रेडिटर्स, और दूसरी तरफ डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स करंट एसेट है तो करंट एसेट भी 50,000 से इंक्रीज हो गया है। तो इस ट्रांजेक्शन के बाद 2.5 लाख के हो गए करंट एसेट टोटल, और करंट लायबिलिटीज हैं 1,50,000। तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1.67। देखिए पहले रेशियो था 2:1 ओरिजिनल, और अब इस ट्रांजेक्शन के बाद रेशियो बन गया है 1.67:1। तो रेशियो कम हो रहा है तो हम आंसर लिख देंगे डिक्लाइन। अब इसका हमें रीज़न भी लिखना पड़ेगा कि क्यों डिक्रीज हुआ है। तो देखिए यहाँ पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों ही इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो गई हैं, तो यही हम रीज़न में लिख देंगे, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी इंक्रीज्ड बाय इक्वल अमाउंट। इसके बाद हम जी वाला करेंगे कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड फॉर कैश। यहाँ पर स्टॉक खरीदा गया है कैश में। पहले तो हम अपनी बिफोर ट्रांजेक्शन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को दोबारा से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टॉक खरीदा गया है, मान लीजिए हम 50,000 रुपये का स्टॉक खरीदा है, तो एक तरफ तो स्टॉक भर जाएगा 50,000 रुपये से, और कैश खरीदा गया है तो दूसरी तरफ कैश कम हो जाएगा 50,000 से। देखिए ये दोनों ही करंट एसेट हैं, स्टॉक भी करंट एसेट है और कैश भी करंट एसेट है। तो स्टॉक बढ़ने से करंट एसेट बढ़ गया क्योंकि स्टॉक खरीदा है, और पेमेंट कैश में किया है तो कैश कम हो गया तो करंट एसेट कम हो गया। तो टोटल हमारा जो करंट एसेट है वो तो 2 लाख ही रहेगा, और करंट लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं आया है, तो हमारा रेशियो रहेगा 2:1। तो ओरिजिनल रेशियो भी 2:1 है, आफ्टर ट्रांजेक्शन भी 2:1 आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो इफेक्ट। अब रीज़न क्या, क्यों नो इफेक्ट है, क्योंकि देखिए करंट लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट आया नहीं है, और करंट एसेट पे भी नेट इफेक्ट कुछ भी नहीं है, बिकॉज वन करंट एसेट स्टॉक increased and another cash decreased। क्योंकि एक करंट एसेट इंक्रीज हुई है और दूसरी करंट एसेट डिक्रीज हुई है, तो नेट ना तो करंट एसेट पे कोई इफेक्ट आया है और ना ही करंट लायबिलिटी पर। इसके बाद देखिए एच वाला पॉइंट है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 50,000 फॉर 45,000। तो इन्होंने फिक्स एसेट को बेचा है। फिक्स एसेट को कितने में बेचा गया है, 45,000 में। तो पहले तो हम अपना करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज लिख देते हैं कि ओरिजिनल कितना है। अब देखिए कि इन्होंने 45,000 में फिक्स एसेट को बेच दिया है, और इस फिक्स एसेट की बुक वैल्यू 50,000 है। तो एक तरफ तो फिक्स एसेट कम हो गई
50,000 रुपये से, और दूसरी तरफ कैश बढ़ गया, क्योंकि कैश तो आएगा ही जब हम बेचेंगे करंट फिक्स एसेट। तो देखिए यहाँ पर फिक्स एसेट 50,000 से कम हो गई है, कैश 45,000 से बढ़ गया है, और लॉस हुआ है। लॉस से क्या होगा, सरप्लस अकाउंट में जाता है लॉस, या स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो लॉस हुआ है 5,000 रुपये। इससे हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L का जो प्रॉफिट निकल के आता है वो कम हो जाएगा इस लॉस की वजह से। तो देखिए एक तरफ फिक्स एसेट कम होने से ना तो करंट एसेट पे कोई इफेक्ट आएगा और ना करंट लायबिलिटी पर। दूसरा, कैश बढ़ गया है तो हमारा करंट एसेट बढ़ जाएगा, क्योंकि कैश करंट एसेट का पार्ट होता है। और ये जो लॉस हुआ है, इस लॉस से हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा, क्योंकि जो लॉस है वो P&L में, स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाके DR होगा, और इससे जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो कम हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट कहाँ दिखाया जाता है, या सरप्लस का बैलेंस, सरप्लस अकाउंट का बैलेंस कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसका इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस पे आएगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे नहीं आएगा। तो हमारा इस ट्रांजेक्शन के बाद टोटल करंट एसेट हो जाएगा 2,45,000, और करंट लायबिलिटीज पे कोई चेंज नहीं आया है। तो हमारा रेशियो आया 2.45। देखिए पहले था 2:1, अब हो गया 2.45। तो ये हुआ है इम्प्रूव क्यों हुआ है, बिकॉज करंट एसेट इंक्रीज्ड बाय 45,000 रुपीज। यहाँ तो हम अमाउंट भी बताएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। इसके बाद आई वाला पॉइंट करेंगे। इसमें दिया सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बुक वैल्यू 50,000 फॉर 60,000। यहाँ पर पहले हम अपनी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज लिख देते हैं, 2 लाख और 1 लाख, 2:1 का रेशियो है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने फिक्स एसेट को बेचा है, वही फिक्स एसेट की जो बुक वैल्यू है वो 50,000 है। तो एक तरफ तो फिक्स एसेट 50,000 से कम हो गई, और 60,000 में बेचा है तो 60,000 कैश आ गया, 60,000 रुपये कैश में बढ़ गया। और यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, 50,000 वाली एसेट 60,000 में बेची तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट जो है वो रिजर्व एंड सरप्लस को बढ़ाएगा। तो एक तरफ फिक्स एसेट माइनस हुई, इससे करंट एसेट करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं है। कैश बढ़ने से करंट एसेट बढ़ गया 60,000 से, और प्रॉफिट बढ़ने से रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारी अब रेशियो हम निकालेंगे 2,60,000 डिवाइड बाय 1 लाख, तो ये आ गया 2.6:1। तो पहले 2:1 था, अब 2.6:1 हो गया। इसका मतलब रेशियो इम्प्रूव हो रहा है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज करंट एसेट इंक्रीज्ड बाय ₹60,000, 60,000 रुपये से करंट एसेट बढ़ गई है, इस वजह से रेशियो इम्प्रूव हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप अकाउंटिंग इक्वेशन वाले मेथड से करें तो आप इजीली कर पाएंगे। केवल आपको ध्यान रखना है कि एजम्पशन जो होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो होगा, कि हमने जैसे 2 लाख और 1 लाख माना था यहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज, तो वो इसलिए माना था क्योंकि रेशियो 2 और 1 था। और 2 लाख 1 लाख की जगह हम 4 लाख और 2 लाख भी मान सकते थे, 20 लाख और 10 लाख भी मान सकते थे, क्योंकि बस हमें ये ध्यान रखना है कि रेशियो 2:1 रखना है, अमाउंट कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियोज। देखिए यहाँ पर आपको करंट एसेट्स दिया है, इन्वेंट्रीज दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, और करंट लायबिलिटीज दिया है। तो पहले हम लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला समझ लेते हैं। लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स को हम क्विक एसेट्स भी कह सकते हैं, अपॉन करंट लायबिलिटीज। देखिए ये रेशियो किसी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। अगर हाई लिक्विड रेशियो है, इसका मतलब कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वो अपनी जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उनको रीपे करने में कैपेबल है। तो लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनको कि बहुत क्विकली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जो करंट एसेट हैं वो सारी ही विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, लेकिन करंट एसेट में से कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, तो उन एसेट्स को लिक्विड एसेट कहा जाता है। तो करंट एसेट्स में से केवल 2 एसेट्स ऐसी हैं जो कि लिक्विड एसेट नहीं है, उन्हें हटा दिया जाएगा। एक है इन्वेंट्री और एक है प्रीपेड एक्सपेंस। अगर हम करंट एसेट्स में से ये 2 एसेट्स हटा दें, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, तो जो बाकी करंट एसेट बचेंगी वो सब लिक्विड एसेट्स हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट एसेट 2 लाख रुपए, इन्वेंट्री दिया है 50,000 रुपए, और प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 10,000 रुपए।
तो यहाँ से हमारा लिक्विड एसेट आ जाएगा 1,40,000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की। करंट लायबिलिटीज़ आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में दी है 70,000। इसके साथ साथ आपको ट्रेड रिसीवेबल भी दिया है। देखिए ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट है और वो करंट एसेट का हमें जो अमाउंट दिया है 2 लाख उसमें ऑलरेडी इंक्लूड है और उसे हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल है वो लिक्विड एसेट भी होते हैं। क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल को चाहे जब कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ट्रेड रिसीवेबल को जल्दी कैश में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कंपनी कैश डिस्काउंट भी दे सकती है। तो इसीलिए ट्रेड रिसीवेबल को लिक्विड एसेट में काउंट किया जाता है, इसीलिए हमने उसे माइनस नहीं किया है। केवल 2 चीजें माइनस होती हैं करंट एसेट्स में से, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, और हमारा लिक्विड एसेट आ जाता है। तो लिक्विड एसेट हम लिख देंगे 1,40,000 और करंट लायबिलिटीज आपको दिया हुआ है 70,000। तो यहां से रेशियो आ गया 2:1। क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्विक एसेट्स 3 लाख, इन्वेंट्री 80,000, प्रीपेड एक्सपेंस 20,000, वर्किंग कैपिटल 2,40,000। कैलकुलेट करंट रेशियो। तो देखिए यहाँ पर आपको क्विक एसेट, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है और वर्किंग कैपिटल दिया है। करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो देखिए करंट रेशियो के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही नहीं दी हैं, लेकिन क्विक एसेट्स दी हैं। देखिए क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्विक एसेट्स का फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो देखिए क्विक एसेट्स दी हैं 3 लाख रुपए, करंट एसेट हमें नहीं पता है, इन्वेंट्री दिया है 80,000 रुपीज और प्रीपेड एक्सपेंस दिया है 20,000। तो 3 लाख अपनी जगह रहेगा यहाँ पर, और ये माइनस का 80,000 माइनस का 20,000 इधर प्लस हो जाएगा। अब हमारा करंट एसेट आ जाएगा। देखिए करंट एसेट कितना आएगा, इसे ऐड कर दीजिए तो आएगा 4 लाख रुपए। ये करंट एसेट आ चुका है। देखिए हमें करंट लायबिलिटीज और चाहिए ताकि हम करंट रेशियो निकाल सकें। तो आपको क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। देखिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। तो वर्किंग कैपिटल आपको दिया है 2,40,000, करंट एसेट हमने अभी निकाला 4 लाख माइनस करंट लायबिलिटीज। तो देखिए इस माइनस को इधर ले आएंगे, माइनस करंट लायबिलिटी यहाँ के प्लस करंट लायबिलिटी बन जाएगा। यहाँ 4 लाख है और ये 2,40,000 इधर आके माइनस होगा। यहाँ से हमारी करंट लायबिलिटी आ गई 1,60,000 रुपीज। अब यहाँ हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। करंट एसेट्स हम निकाल चुके हैं 4 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज आया है 1,60,000 रुपए। तो हमारा करंट रेशियो आ गया 2.5:1। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। करंट एसेट्स 6 लाख रुपए, इन्वेंट्रीज 1,20,000, वर्किंग कैपिटल 5,04,000। कैलकुलेट क्विक रेशियो। तो देखिए क्विक रेशियो के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो हमारा क्विक रेशियो आ जाता है। देखिए लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स एक ही बात है, अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपको करंट एसेट दिया है, इन्वेंट्री दिया है, तो यहां से आप क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो करंट एसेट तो दिया हुआ है हमें 6 लाख रुपए और इन्वेंट्री दिया हुआ है 1,20,000। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि प्रीपेड एक्सपेंस 0 है। तो यहां से हमारी क्विक एसेट्स आ गई 4,80,000 रुपीज। तो ये तो क्विक एसेट्स आ गई हैं। हमें एक और चीज चाहिए, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे आएगा, तो देखिए आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 5,04,000। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। 5,04,000 वर्किंग कैपिटल है। करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में दी गई हैं 6 लाख रुपए माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट लायबिलिटी इधर ट्रांसफर कर देंगे और 6 लाख में से ये 5,04,000 माइनस हो जाएगा। तो हमारा करंट लायबिलिटी आ जाएगा 96,000। तो देखिए हमारे पास अब करंट एसेट, क्विक एसेट भी है और करंट लायबिलिटी भी है। तो क्विक एसेट है 4,80,000 और करंट लायबिलिटीज हैं 96,000।
यहाँ से हमारा रेशियो आ जाएगा 5:1। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी आर 6 लाख, इट्स करंट रेशियो इज 3:1 एंड लिक्विड रेशियो इज 1:1। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। तो देखिए यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटीज दी है केवल और करंट रेशियो दिया है। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट रेशियो दिया है 3:1 और करंट एसेट्स नहीं बताई हैं, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं 6 लाख रुपए। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 6 लाख 18 लाख, 1 × करंट एसेट तो करंट एसेट ही आएगा। तो देखिए हमारी एक चीज आ गई करंट एसेट। इसके बाद आपको लिक्विड रेशियो दिया गया है। देखिए लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। लिक्विड रेशियो दिया है 1:1। क्विक एसेट्स हमें नहीं पता है, अपॉन करंट लायबिलिटीज 6 लाख रुपए। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 6 लाख 6 लाख आएगा और 1 × क्विक एसेट्स तो क्विक एसेट्स आएगा। तो देखिए अब हमारे पास करंट एसेट भी है और क्विक एसेट भी है। हमें क्वेश्चन में निकालना है केवल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। देखिए करंट एसेट और लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स के बीच का रिलेशन क्या है कि क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम इसे 0 मानते हैं। तो देखिए क्विक एसेट्स तो हम निकाल चुके हैं 6 लाख रुपए, करंट एसेट भी हम निकाल चुके हैं 18 लाख, माइनस इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री की वैल्यू 0 नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने पूछा है कि इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री तो 0 हो नहीं सकता है। प्रीपेड एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसे हम 0 मान लेंगे। तो अब हम इधर इन्वेंट्री को ट्रांसफर कर देंगे, ये 18 लाख अपनी जगह है, ये 6 लाख इधर आके माइनस हो जाएगा और हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 12 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। मून लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो ऑफ 3.5:1 एंड क्विक रेशियो 2:1। इफ द इन्वेंट्रीज इज 24,000 कैलकुलेट टोटल करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको करंट रेशियो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम करंट रेशियो को लिख देते हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज और करंट रेशियो दिया है 3.5:1 इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 × करंट एसेट 3.5 × करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी के 3.5 टाइम्स के बराबर है। तो एक तो ये हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का रिलेशन पता चल गया। अब हम देखते हैं, इन्होंने दिया है क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। क्विक रेशियो दिया है 2:1। देखिए क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक रेशियो दिया है 2:1। अब देखिए मैं क्विक एसेट की जगह क्या लिख सकता हूं, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रीपेड एक्सपेंस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो आप उसे 0 मानेंगे। तो क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री हो गया, नीचे लिख देंगे हम करंट लायबिलिटीज। तो 2/1 इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू आपको दी हुई है 24,000 अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 1 × करंट एसेट 1 × 24,000 तो 24,000 आएगा इक्वल्स टू 2 × करंट लायबिलिटी, तो ये आ गया। देखिए इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अब एक इक्वेशन से आपको 2 वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं पता चल सकती है, तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में लिखना जरूरी है। यहाँ देखिए हमने पहले ही निकाला हुआ करंट एसेट्स इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटीज। तो मैं यहाँ पर करंट एसेट की जगह लिख दूंगा 3.5 करंट लायबिलिटीज माइनस 24,000 इक्वल्स टू 2 करंट लायबिलिटी। अब ये देखिए 3.5 करंट लायबिलिटी यहाँ रहेगा, ये 2 करंट लायबिलिटी इधर आके माइनस हो जाएगा,
और ये 24,000 इधर आके प्लस का 24,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3.5 माइनस 2 करंट लायबिलिटी, तो ये बचेगा 1.5 करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 24,000। तो करंट लायबिलिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, 24,000 डिवाइड बाय 1.5, तो ये आ गया 16,000। अब हमारी करंट लायबिलिटीज की तो वैल्यू आ गई है, हमें करंट एसेट की वैल्यू और चाहिए। तो वो करंट एसेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए करंट एसेट 3.5 करंट लायबिलिटी के बराबर है, तो 3.5 इंटू करंट लायबिलिटी 16,000, तो यहाँ से वैल्यू आ गई इसकी 56,000। तो यहाँ देखिए हमें करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट दोनों की वैल्यू मिल गई।